वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 6 सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री। आप लोगों की बुक का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। हिंदी में बोले तो भाई 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे द्वितीय, ये आप लोगों की बुक का नाम है। इसके भाई ऑलरेडी मैं आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 2 चैप्टर हैं, ये कंप्लीट करा चुका हूँ। साथ ही साथ भाई आप लोगों की ये सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है, ये भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। इन सारे चैप्टर्स का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, आप उनको जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज से स्टार्ट करने वाले हैं भाई हम आज आपकी थर्ड यूनिट में भाई आप लोगों के टोटल 4 चैप्टर है, जिनको भी पार्ट वाइज जो है डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आप लोगों का है पहला चैप्टर, इसे भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। इस तरीके से ये आप लोगों का दूसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है। तीसरे को भी भाई इन्होंने 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड करके पढ़ाया है। साथ ही साथ भाई आप लोगों का इसी टाइप से चौथा भी चैप्टर है, जिसे भी भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ते हैं। आज जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में तीसरी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीटली पढ़ा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। बाकी भाई आप सिलेबस वगैरह देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं अगर आप लोगों को सिलेबस वगैरह ना पता हो तो। अब भाई आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आ रहा होगा, तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे को फॉलोअप करके अपने प्यार ज़रूर दिखाइएगा। और आपके कोई भी डाउट हो इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए भाई चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। जो आप लोगों का पॉलिटिकल सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, उसको मैं कंप्लीटली पढ़ा चुका हूँ वीडियो के थ्रू। उसकी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उस सब्जेक्ट्स के नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं, उसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इस सब्जेक्ट के भी भाई कंप्लीट नोट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, लिंक इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई हमारे चैप्टर का नाम है पर्यावरण आंदोलन उत्तर और दक्षिण। तो देखो भाई साफ सीधा सा हम इस चैप्टर में पर्यावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण कुछ आंदोलन वगैरह हुए हैं, पर्यावरण के कुछ मुद्दे हैं, वो सब पढ़ेंगे। और वो किस बेसिस पे पढ़ेंगे कि भाई उत्तर में क्या क्या हुआ है और दक्षिण में क्या क्या हुआ। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा उत्तर दक्षिण का मतलब। देखो भाई आप मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है। तो ग्लोब अगर आप देखोगे बीच से भाई एक रेखा जा रही है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें जितने भी देश आते हैं, जितने भी भाई आप लोगों के महाद्वीप आते हैं, जितनी भी जमीन आती है, इसे हम बोलेंगे उत्तर वाला हिस्सा। और जो नीचे वाले बोलेंगे तो इन्हें बोलेंगे दक्षिण वाला हिस्सा। तो बस भाई पूरे चैप्टर में आप लोगों को यही पढ़ाया गया है कि उत्तर में जो पर्यावरण को लेकर प्रयास हुए हैं, पर्यावरण को लेकर आंदोलन हुए हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, और जो दक्षिण में आंदोलन वगैरह हुआ पर्यावरण को लेकर उनमें क्या डिफरेंस है। बस इतना ही पढ़ाया आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले भाई हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं पर्यावरण शब्द का मतलब बताता हूँ। आप में से बहुत सौ को पता भी होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई पर्यावरण शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है भाई आप लोगों का परि, दूसरा है आवरण। परि मतलब भाई यहाँ पे हो जाता है पृथ्वी से, और आवरण का मतलब हो जाता है भाई आप लोगों का पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है, एनवायरमेंट है, चारों तरफ भाई जो भी दिखाई देता है, तो उस सब को टोटल बोलते हैं हम पर्यावरण। इन सिंपल लैंग्वेज में भाई पृथ्वी पर चाहे कुछ भी पाया जाता हो, फिर चाहे वो जीव जंतु हो, नदियां हो, पेड़ पौधे हो, पहाड़ हो, सड़क हो, भवन हो, ये सारी चीज क्या है भाई हमें घेरे हुए, यानी कि हमारे चारों तरफ है ये। तो इसी आवरण को भाई क्या कहते हैं, हम पर्यावरण कहते हैं। यानी कि भाई पृथ्वी पर जो भी चीजें पाई जाती हैं उन सब के आवरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं। अब पढ़ते हैं भाई इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है। जो पर्यावरण शब्द है इसकी उत्पत्ति यानी कि ये शब्द आया कहाँ से है भाई पर्यावरण। तो भाई जर्मनी के एक विद्वान थे, वैज्ञानिक आप बोल सकते हो, ये पढ़े लिखे इंसान बोल सकते हो। उनका नाम था भाई अंसर्ट हैकल। तो ये भाई पढ़े लिखे बहुत ज्यादा वैज्ञानिक थे, विद्वान इंसान थे। इन्होंने भाई क्या करा, 1860 में भाई इन्होंने ओसोलॉजी शब्द से पर्यावरण शब्द को बना दिया भाई इन्होंने। तो ये थोड़ा याद रखना भाई, ये थोड़ी बेसिक नॉलेज है इस शब्द के बारे में। आप लोग अगर पेपर में लिखते हो तो आप लोगों को नंबर वगैरह थोड़े अच्छे मिलने के चांसेस है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा भाई 1860 में अंसर्ट हैकल ये एक वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। इन्होंने भाई ओसोलॉजी शब्द से क्या बना दिया, पर्यावरण शब्द
बना दिए। तो यहीं से निकल के आया भाई हमारा पर्यावरण शब्द। अब भाई पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया हमने, तो पर्यावरण आंदोलन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही भाई पर्यावरण आंदोलन है हमारा। तो पर्यावरण आंदोलन होता क्या है, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी आंदोलन किए जाते हैं उस सब को बोलते हैं हम पर्यावरण आंदोलन। और इन पर्यावरण आंदोलन का भाई इतिहास जो है वो बहुत ज्यादा पुराना है, यानी कि पर्यावरण आंदोलन बहुत पुराने समय से जो है लोग करते आ रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। लेकिन इसका प्रभाव जो है वो हाल ही के कुछ टाइम में ही दिखा है, पहले जो है लोग इग्नोर मारते थे। अब भाई यहाँ पे एक और शब्द निकल के आया, वो है आप लोगों का पर्यावरणवाद। पर्यावरणवाद का मतलब क्या होता है, इन सिंपल लैंग्वेज में भाई अगर आप पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हो, आप पर्यावरण को संरक्षण के लिए बात कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो भाई पर्यावरण की सुरक्षा के लिए या पर्यावरण को बचाने के लिए, तो इसी थिंकिंग को, इसी सोच को हम क्या बोलेंगे, पर्यावरणवाद बोलेंगे। तो एक तरीके से देखें तो भाई पर्यावरण आंदोलन भी तो इसलिए होते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, तो इस वजह से हम पर्यावरण आंदोलन को पर्यावरणवाद भी बोल सकते हैं। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने इसमें आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज दी है, इसको भाई आप लोग अपने आंसर में लिखने में यूज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टाइप। अब भाई जो मेन टॉपिक्स वगैरह, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो यही है, मतलब इस टाइप से आप लोगों से पूछ लेंगे। सबसे पहले तो ये पूछ लेंगे पर्यावरण आंदोलन क्या है या पर्यावरणवाद क्या है, इसे एक्सप्लेन करो। फिर भाई आप लोगों से ये पूछ लेंगे कि उत्तर में और दक्षिण में भाई क्या क्या डिफरेंस है पर्यावरण आंदोलन को लेकर या पर्यावरणवाद को लेकर, ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो आप भाई स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि उत्तर में क्या हुआ था, पर्यावरण आंदोलन कैसे कैसे हुए थे, और फिर दक्षिण में कैसे हुए थे। तो भाई हुआ क्या, औद्योगिक क्रांति, आप लोगों को सबको पता है औद्योगिक क्रांति क्या होती है। मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। औद्योगिक क्रांति यानी कि ये जो नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है, जो हर देश जो है विकास करते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बनाते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते जा रहे हैं, तो इसी चीज को भाई बोला जाता है औद्योगिक क्रांति। तो ये औद्योगिक क्रांति भाई जब से विश्व में आई है तब से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और उसी के बाद से भाई पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे कि भाई पेड़ों की कटाई वगैरह बहुत होने लग गई है, संसाधन जो है वो भाई बहुत बड़े स्तर पर जो है नष्ट होने लग गए, यानी कि संसाधन जो पर्यावरण से हमें मिलते हैं वो भी खत्म होने लग गए हैं बहुत तेजी से। और साथ ही साथ भाई वैश्विक ताप वृद्धि जैसी प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बढ़ के निकल के आई है। वैश्विक ताप वृद्धि में आप लोगों को समझाऊं तो इन सिंपल लैंग्वेज में जो भाई विश्व का यानी कि हमारी पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है ना, इसी बोलते हैं हम वैश्विक ताप वृद्धि। अब इससे नुकसान भाई ये है, सबसे पहले तो भाई जो पहाड़ पे बर्फ वगैरह जमी रहती है वो सारी पिघल पिघल के सारी नदियों के रास्ते होते होते समुद्र में जा रही है, जिससे भाई समुद्र का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो जमीन जो है डूबती जा रही है धीरे धीरे करके, बाढ़ का खतरा बहुत तेजी से बढ़ गया है। साथ ही साथ जो मौसम की घटना है वो भी असंतुलित हो गई है इस वजह से। जैसे कि आपने आज के टाइम पे भाई देखा ही होगा भारत के अंदर क्या हो रहा है, गर्मी के दिनों में भाई बिन मौसम बरसात हो रही है, ठंड हो रही है, और कभी कभी ठंड पड़ ही नहीं रही है, और कभी कभी गर्मी भी नहीं पड़ रही है गर्मी के टाइम पे। तो ये सब चीजें किस वजह से हो रही हैं, ये सब वैश्विक ताप वृद्धि से हो रही हैं। तो ये सारी जो दिक्कतें हो रही ना भाई, ये सब कब से स्टार्ट हुआ, हमारा औद्योगिक क्रांति से ही। जब से भाई पूरे विश्व में तरक्की करनी शुरू करी है तब से ही ये सारी चीजें प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे आने लग गई। अब भाई जब ये प्रॉब्लम आई तो भाई उत्तर में बहुत सारे लोगों ने, यानी कि उत्तर में जो देश हैं या जो भी लोग हैं उन लोगों ने आवाज उठाई, और दक्षिण में जो देश है उन्होंने भी बहुत ज्यादा आवाज उठाई। तो अभी हम उत्तर के पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या आवाज उठाई इस चीज को लेकर जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहली चीज तो भाई उत्तरी लोगों ने ये करी, उत्तर के देशों के लोगों ने ये करी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी बुकें वगैरह लिखी पर्यावरण से रिलेटेड, यानी कि बहुत सारी बुक्स लिखी गई पर्यावरण से रिलेटेड। इस बुकों में भाई इन्होंने क्या बताया कि पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या समस्या हो रही है, इनका समाधान करने के लिए बताया, और हमें क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं, मतलब सब कुछ अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी गई पर्यावरण के ऊपर। एक एग्जाम्पल भाई यहाँ पे दिया गया है, एक बुक का नाम है भाई साइलेंट स्प्रिंग, ये इंपॉर्टेंट है बुक। तो इस बुक को जो है भाई 1962 में लिखा गया था, और इस बुक में भाई ये बताया जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक मतलब कि जो खेती बाड़ी में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए केमिकल वगैरह यूज होता है उसे बोलते हैं हम कीटनाशक।
तो वो जो कीटनाशक का जो प्रयोग आजकल बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं ना किसान वगैरह, इससे कितना नुकसान हो रहा है और इसका लेवल कितना बढ़ता जा रहा है, ये सब जो है इस बुक में एक्सप्लेन करा था। और इसका जो सॉल्यूशन जो है वो भी सब जो है भाई बताया था इस बुक में, साइलेंट स्प्रिंग में। साथ ही साथ भाई इस बुक में ये भी बताया जो कीटनाशक का सबसे ज्यादा यूज करा ना, वो किसने करा? अमेरिका ने करा। और कब करा भाई? क्योंकि 1947 से लेके 1960 के बीच में अमेरिका ने भाई 6.23 मिलियन कीटनाशक का जो है प्रयोग करा, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे अमेरिका ने कीटनाशक का प्रयोग करा अपनी खेतीबाड़ी को बढ़ाने के लिए और सुरक्षा रखने के लिए, जिससे भाई पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसी वजह से जो भाई हमारा यूएनओ है, यूएनओ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये एक विश्व लेवल की एक संस्था है, डिपार्टमेंट है, जो हर किसी चीज पे कंट्रोल रखती है आज के टाइम पे। तो पर्यावरण को भाई बचाने का जिम्मा भी इसने उठा लिया, अब इसने डिपार्टमेंट बना लिया पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इसी ने भाई क्या करा, यूएनओ ने 1974 में आके भाई इसने जो कीटनाशक है इस पर बैन लगा दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई भी देश जो है कीटनाशक यूज नहीं कर सकते। यही सब चीजें देखते हुए भाई जो आप लोगों का 1970 अप्रैल का जो महीना होता है उस टाइम पे भाई पृथ्वी दिवस जो है उसे घोषित कर दिया गया और पूरी दुनिया जो है अप्रैल में पृथ्वी दिवस को मनाती है तब से ही। और ये सब चीजें क्यों करी गई? ताकि भाई जनता में, पूरे विश्व में जो है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा सके, लोग अवेयर हो सके, लोगों को पता चले कि भाई कितना नुकसान हो रहा है पर्यावरण को और इस नुकसान से हमें ही घाटा है। तो पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए भाई एक पृथ्वी दिवस जो है ये भी स्टार्ट कर दिया गया। इसी टाइप से भाई और क्या हुआ उत्तर में 1964 में भाई जो रोम है, रोम एक देश का नाम है या आप साम्राज्य ही बोल सकते हो, तो इसने क्या करा भाई 1964 में एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करी, वो पूरे विश्व के आगे जो है पेश करी। उस रिपोर्ट का नाम क्या था भाई? आप लोगों का लिमिट ऑफ ग्रोथ। तो इस रिपोर्ट में भाई इसने ये बताया कि जो मानव जो है ना वो पर्यावरण के संसाधनों को बहुत तेजी से भाई खर्च कर रहा है, बहुत तेजी से जो है नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे भाई बहुत ज्यादा बुरे परिणाम जो है हो सकते हैं। और क्या क्या बुरे परिणाम होंगे वो सारी चीजें जो है इन्होंने इस रिपोर्ट में एक्सप्लेन करी। और क्या हुआ भाई उत्तर में 1970 के पूरे दशक में, यानी कि 1961 से लेके 1970 तक का जो बीच का टाइम था, इस पूरे टाइम में भाई बहुत सारे आंदोलन हुए पर्यावरण को बचाने के लिए। किस किस ने करे भाई? बहुत सारी संस्थाएं थी, डिपार्टमेंट थी, बहुत सारे क्लब वगैरह थे और बहुत सारे राष्ट्रीय संघ सोसाइटीज वगैरह थी, यानी कि यूएनओ की भी बहुत सारी जो है एजेंसीज वगैरह थी। इन सब ने मिलकर भाई पूरे विश्व में पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन करे 1970 के दशक में। और इन आंदोलनों में भाई लोग जो है बहुत तेजी से साथ दिया लोगों ने, और साथ ही साथ भाई पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कार्य वगैरह भी करे बहुत तेजी से। अब यहाँ पे एक आंदोलन का एग्जाम्पल दूं मैं आप लोगों को, तो वो है आप लोगों का भाई लव नहर के लिए एंटी टॉक्सिक आंदोलन, यानी कि एक नहर थी भाई जिसका नाम था लव नहर। तो इस नहर को भाई बचाने के लिए जो है आंदोलन किया गया था 1970 के दशक में ही। हुआ क्या था भाई, ये एक कंपनी थी हुकर, और ये कंपनी किस चीज की थी भाई? रसायन की कंपनी थी, यानी कि केमिकल वगैरह की कंपनी थी। तो इसने भाई अपने जहरीले जो केमिकल होते हैं ना वो लव नहर में छोड़ देते हैं। लव कैनाल बोल सकते हो आप, या लव नहर जो बोल सकते हो। तो लव नहर में जो है इसने केमिकल वगैरह छोड़ दी, और इस केमिकल से क्या हुआ भाई? ऑब्वियस सी बात है, जो उसमें जो जीव जंतु वगैरह सारे थे, मछली वगैरह जो भी थे उसमें, वो सब धीरे धीरे करके जो है बहुत तेजी से मरने लगे। अब ऐसे में भाई एक इंसान थे तुम्हारे लुइस गिब्स, तो इन्होंने भाई इस चीज के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, लव कैनाल को बचाने के लिए, उसकी सफाई को करवाने के लिए। अब धीरे धीरे इसमें भाई अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो है संस्थाएं वगैरह भी जुड़ने लगी, लाइक यूएनओ की बहुत सारी संस्थाएं जुड़ गई हैं, बहुत से और भी छोटे छोटे जो है समूह जुड़ गए, संस्थाएं वगैरह इसमें जुड़ गई। जब ये आंदोलन बड़ा लेवल पे हो गया तब जाकर भाई जो उत्तरी अमेरिका था ना हमारा, उसने यहाँ के जो लोग थे उन्हें हटाया ताकि उन्हें भी नुकसान ना पहुंचे, और इस जगह को भाई प्राकृतिक संकट क्षेत्र जो है वो घोषित कर दिया, यानी कि मतलब इस क्षेत्र को ये घोषित कर दिया कि अब ये बहुत ज्यादा संकट में है। फिर तब से जो है इस वाले क्षेत्र पे बहुत सफाई वफाई ध्यान देने लगे, इसका केमिकल वगैरह जो है इसे साफ करने की कोशिश की गई। तो ये पूरा आंदोलन जो है इस टाइप से चला भाई। साथ ही साथ भाई दूसरे टाइप से आप यूरोप में भी देखोगे, यूरोप में क्या हुआ था भाई? औद्योगिकरण को लेकर, यानी कि जो फैक्ट्रियां वगैरह, जो नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आ रहे, विकास वगैरह हो रहा है बहुत तेजी से, इसके खिलाफ भाई बहुत सारे लोगों ने जो है
आंदोलन छेड़ दिया। क्यों? क्योंकि भाई इस चीज से, औद्योगिकरण से बहुत ज्यादा पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, जमीनें छीनती जा रही हैं पर्यावरण की, उनके संसाधनों का फटाफट यूज होता जा रहा है, जिससे भाई क्या हो रहा है, पर्यावरण पे प्रेशर पड़ रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से यूरोप में भी भाई बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है औद्योगिकरण के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन वगैरह समय समय पर छेड़े। साथ ही साथ इन आंदोलन में भाई कुछ राजनीतिक कार्यशील पार्टियां वगैरह भी आ गई, यानी कि यूरोप की जो राजनीतिक पार्टियां वगैरह थी, उन पार्टियों ने भी सपोर्ट करा इन सारे आंदोलनों में। जैसे कि भाई न्यूजीलैंड में आप देखोगे एक वैल्यू पार्टी है, इसने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था पर्यावरण आंदोलन को लेकर। और ये पार्टी बनाई कब गई थी, इसका जन्म कब हुआ था भाई, 1960 में हुआ था। और ये पहली ऐसी पार्टी थी जिसे ग्रीन पार्टी के नाम से जाना गया है, यानी कि ये पहली ऐसी पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, जिसने भाई पर्यावरण को लेकर चिंता दिखाई, पर्यावरण आंदोलन में सपोर्ट किया था। तो इस वजह से इसे पहली ग्रीन पार्टी जो है बोला जाता है। तो भाई ये सारी बातें आप याद रखिएगा। आई होप भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा उत्तरी गोलार्ध में भाई कैसे कैसे जो है पर्यावरण को लेकर आंदोलन वगैरह हुए, कैसे कैसे क्या क्या चीजें जो है उत्तरी गोलार्ध में हुई हैं। अब बात करेंगे भाई दक्षिण में जो देश आते हैं, जैसे कि ब्राजील हो गया आप लोगों का, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सब ने भाई क्या क्या प्रयास करे पर्यावरण को लेकर, इसमें क्या क्या हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप ये भी समझने की कोशिश करते हैं। पेपर में भाई आप लोगों से ऐसे ही पूछेगा, सबसे पहले तो आप लोगों से पर्यावरण आंदोलन का अर्थ पूछ लेगा या पर्यावरणवाद का अर्थ पूछ लेगा। फिर भाई आप लोगों से बोलेगा जो उत्तर और दक्षिण में आंदोलन वगैरह हुए हैं उन सब चीजों को एक्सप्लेन करो। तो आप लोगों को इसी टाइप से सेम जैसे उत्तर में मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, सारी इंफॉर्मेशन दी है, यही सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देनी है। फिर इसी टाइप से दक्षिण में जो आंदोलन हुए हैं वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता देनी है। तो भाई अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि पर्यावरण को लेकर जो आंदोलन वगैरह थे वो स्टार्ट कहां से हुए भाई, वो हमारे उत्तरी क्षेत्रों में से हुए। और उत्तरी क्षेत्रों में भाई ज्यादातर अमीर देश आते हैं, औद्योगिक देश आते हैं, यानी कि जो विकसित देश है। लाइक भाई आप लोगों का उत्तरी अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, और भारत भी भाई उत्तर में ही आता है, चीन भी उत्तर में आता है, रूस भी आप लोगों का उत्तर में आता है। तो ये सारे जो बड़े बड़े पावरफुल अमीर देश हैं और औद्योगिक देश है, यानी कि बहुत विकसित देश है, ये सारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई पर्यावरण को लेकर आंदोलन का। लेकिन जो दक्षिण के देश हैं या दक्षिण के लोग हैं वो भी भाई पर्यावरण को लेकर चिंता जताने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल भाई ब्राजील में पर्यावरण को लेकर आवाज उठाई गई, केन्या में भाई पर्यावरण को लेकर आवाज उठाई गई, भारत में भाई आवाज उठाई गई। हालांकि भारत भाई आप लोगों का उत्तरी गोलार्ध में आता है वैसे तो, बट इन्होंने फिर भी इसे दक्षिणी गोलार्ध में गिन लिया गया, तो इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जस्ट लिख सकते हो। थाईलैंड वगैरह जो है इन सब में भाई पर्यावरण को लेकर आवाज उठाई गई। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जा सकता है, जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, वो है भाई ब्राजील का। ब्राजील आप लोगों को पता ही होगा, आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो सबसे इधर भाई क्या है, पूरा अमेरिका है। तो नीचे की तरफ ऊपर वाला है आप लोगों का उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे है नीचे की तरफ आप लोगों का दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में यहीं पे एक देश है बहुत बड़ा सा, जिसे हम कहते हैं भाई ब्राजील। आप वर्ल्ड मैप में जो देख लेना, तो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा जंगल है ना, अमेज़न जंगल, आपने सुना भी होगा, वो भी यहीं है ब्राजील में। और जो भाई सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी, वो भी यहीं है ब्राजील में। और कहा जाता है भाई एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है ये ब्राजील। यहाँ पे जो अमेज़न जंगल है पूरा मोस्टली सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अमेज़न जंगल, क्योंकि जो ऑक्सीजन वगैरह की पूर्ति होती है ना, मोस्टली पार्ट जो है यहीं से मिलता है ऑक्सीजन वगैरह, क्योंकि भाई बहुत ही बड़ा जंगल है ये, मतलब वो समझ लो ऑलमोस्ट बहुत सारे देशों में फैल रहा है ये जंगल, और आज तक इस जंगल को भाई एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। तो भाई आप खुद सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा भाई ये हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो इस वजह से आप लोगों को सारी जो मेनली बातें याद रखनी है वो इसी के बारे में ही याद रखनी है। तो पढ़ते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप ब्राजील के बारे में क्या क्या हुआ है। हो क्या रहा था भाई, 1960 से 1984 के बीच में ये जो ब्राजील में अमेज़न जंगल, मैंने बताया ना पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल है अमेज़न जंगल, इसमें भाई बहुत सारे पेड़ों को जो है काटा गया 1960 से 1984 के बीच में। अब जब भाई पेड़ों को तुमने काट दिया तो उस जगह पर क्या होगा, तो भाई वो जगह जो है धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल गई, यानी कि बंजर हो गई वो सारी जगह, वहां पे दोबारा पेड़ जो है नहीं उगे। और जबकि भाई मैंने आप लोगों को बताया अमेज़न जंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई हमारे
एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह जो है वो यहीं मिलती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता यानी कि जीवों की प्रजाति वगैरह भी जो है सबसे ज्यादा यहीं मिलती है। तो भाई इसी चीज के खिलाफ जो है 1976 में एक आंदोलन हुआ यहीं पे पर्यावरण को बचाने के लिए, इस अमेज़न जंगल को बचाने के लिए। इस आंदोलन का नाम था भाई चीको, याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है, चीको आंदोलन। अब ये भाई करा किसने था? ये फ्रांस के एक नेता थे जिनका नाम था भाई चीको मेंडेस। ये क्या करते थे भाई, ये पेड़ों वगैरह से जो है रबड़ वगैरह निकालने का काम करते थे भाई, इनका पेड़ों से रबड़ वगैरह निकालने का काम था। तो खुद सोचो भाई, इनके लिए जो है पेड़ वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अमेज़न जंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया, चीको आंदोलन 1976 में। इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करें कि कब चालू हुआ, तो भाई ये आप लोगों का 10 मार्च 1976 में स्टार्ट हो गया था आंदोलन। अब हुआ क्यों था भाई, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पेड़ वेड़ जो काटे जा रहे थे, इस वजह से ये आंदोलन किया गया था भाई चीको मेंडेस के द्वारा। अब काटे किसने भाई पेड़ वगैरह, वो थे भाई रेचर्स और लोगर्स। ये भाई कंपनी हो सकती है या किसी इंसान का नाम हो सकता है, मुझे क्लियरली नहीं पता, बट आप इनके नाम एज इट इज याद रख सकते हो। तो भाई इन्होंने क्या करा, चेकर्स और लोगर्स ने 10,000 से ज्यादा रबड़ निकालने वाले भाई लोगों को जो है अमेज़न जंगल से इन्होंने भगा दिया, हटा दिया, ताकि भाई ये जो हमारे रेचर्स थे या लोगर्स थे ये विकास कर पाए, वहां की लकड़ी वगैरह को काट सके, पेड़ों वगैरह को काट सके, वहां पे भाई बिल्डिंग्स वगैरह बना सके। तो वहां पे बहुत सारे इन्होंने पेड़ वगैरह जो है काटे, बहुत सारे, और लगभग 6 मिलियन भाई, लगभग 6 मिलियन जो जगह थी उसको इन्होंने साफ कर दिया था पूरा, चेकर्स ने और लोगर्स ने। और जो भाई पेड़ों से रबड़ निकालते थे उन्हें भगा दिया यहाँ से, जबकि वो पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो जस्ट अपने रबड़ वगैरह निकालते थे, पेड़ों को काटते वगैरह नहीं थे। अब ऐसे में भाई जो चिको मेंडेस थे उन्होंने भाई आंदोलन छेड़ दिया इन सारे लोगों के खिलाफ। और इस आंदोलन में भाई बहुत सारे पुरुष भी आए, बहुत सारे महिलाएं भी आए और बहुत सारे बच्चे भी साथ मिलकर लड़े। फिर अंत में जाकर भाई दिसंबर 1988 में जो चिको मेंडेस थे इनको भाई किसी जमींदार ने मार दिया, इनका खून जो है कर दिया। और जब ये खून हो गया भाई, खुद सोचो, जब नेता मर गया तो आंदोलन जो है वो दब गया, लेकिन ये अपना प्रभाव छोड़ गए पूरी तरीके से। यानी कि फिर उसके बाद जो है पर्यावरण पे ध्यान दिया गया, ये जो लोग पेड़ वेड़ को काट रहे थे विकास के नाम पर, ये सब चीजें जो है कम कर दी गई, दबा दी गई, इसे बंद कर दिया गया। लेकिन चिको मेंडेस जो है वो दुनिया में नहीं रहे, इन्हें हत्या इनकी कर दी गई। तो ये था भाई ब्राजील का आंदोलन, थोड़ा याद रखना, ठीक है ना भाई, चिको आंदोलन। अब पढ़ते हैं भाई केन्या का। केन्या में क्या हुआ था? केन्या में भाई एक महिला प्रोफेसर थी, उन्होंने भाई पर्यावरण को बचाने के लिए एक आंदोलन छेड़ा था। और उन महिला का नाम क्या था भाई? बंगारी मथाई। तो ये नाम थोड़ा याद रखना, ये प्रोफेसर थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। इन्होंने भाई पर्यावरण को बचाने के लिए एक आंदोलन छेड़ा था और इसी वजह से भाई इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार जो है हाल ही के टाइम पे दिया गया था। तो बस भाई इतनी ही बात याद रखना केन्या के बारे में। अगला है भाई भारत। भारत में भाई क्या क्या हुआ भाई पर्यावरण को लेकर, वो चीजें समझते हैं। अब भाई भारत में तो आप लोगों को पता है पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए वैसे तो, लेकिन जो सबसे फेमस आंदोलन है वो है आप लोगों का चिपको आंदोलन। और ये भाई इतना फेमस आंदोलन है, इसे वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व के लेवल पे जानते हैं भाई इस आंदोलन को। तो पढ़ते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप इस चिपको आंदोलन को भी। देखो भाई मैं ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा इस चिपको आंदोलन के, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का वो इसी के बारे में है, पूरा डीप में अच्छे से पढ़ा रखा है चिपको आंदोलन को उस चैप्टर में। तो मैं फिलहाल ऊपरी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर में आएगा तो ये आप नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ लोगे। और ये जितने भी आंदोलन वगैरह हो रहे हैं ना, इनसे भाई जस्ट शॉर्ट जो नोट्स आप लोगों को बोलता ना, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का सबसे एंड में, उसमें बोलता है भाई आप लोगों से शॉर्ट नोट क्रिएट करो, तो उसमें से ही आते हैं भाई ये आंदोलन वगैरह, उसमें ही आते हैं सारे। वैसे आप लोगों से कोई एक्सट्रैक्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता इन आंदोलन वगैरह से रिलेटेड। अब भाई ये जो हमारा चिपको आंदोलन था ये हुआ कहाँ पे था भाई भारत में? ये हुआ था भाई उत्तराखंड की 2 जगहों पर। पहला था भाई गढ़वाल नाम की जगह, दूसरा था भाई कुमायूं नाम की जगह। इन 2 जगहों पर भाई बहुत ज्यादा जो है ये फैला था। हुआ कब था भाई? ये 1970 के आसपास का टाइम था, तब हुआ था। अब इस आंदोलन को भाई करा किसने था? तो वो थे भाई हमारे सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरा था भाई हमारा चंडी प्रसाद भट्ट। तो भाई ये दोनों नाम जो है याद रखना, इन दोनों ने ही जो है इस आंदोलन को शुरुआत की थी। और क्यों की थी भाई? इसमें पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए इस आंदोलन को चलाया था 1970 के आसपास।
चिपको आंदोलन को। होता क्या है भाई इस आंदोलन में, जो पेड़ काटने वाले लोग थे ना, वो भाई क्या करते हैं, वो पेड़ काटने जाते हैं। अब ऐसे में भाई ये जो गांव के लोग थे, ये जाके पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने पेड़ वगैरह को जो है काटने नहीं दिया, एक तरीके से गले लगा लिया उन्होंने पेड़ को, और उन्होंने कह दिया कि भाई अगर काटना है तो हमारे सहित काटो, यानी कि हमें भी काटो पहले, तब जाके ये पेड़ को काटोगे। तो आप खुद सोचो भाई, क्या पेड़ काटने वाले लोगों को काट देते? नहीं। तो ऐसे में ऐसे करके भाई इन्होंने जो है बचा लिया पेड़ों को। तो यही था आप लोगों का चिपको आंदोलन। मैंने ब्रीफली आप लोगों को समझा दिया, बाकी डीप में आप इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा जो आंदोलन है सबसे ज्यादा फेमस, वो है आप लोगों का भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी बहुत ज्यादा फेमस है भाई भारत में, वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो ये आंदोलन भाई करा किसने था, उसके जो नेता थे वो कौन थे भाई, वो थे मेघा पाटेकर। तो ये थे भाई, इन्होंने क्या करा, नर्मदा नदी को भाई जो बांध, नर्मदा नदी पे बांध वगैरह बनाने का काम किया जा रहा था सरकार की तरफ से, लेकिन उन्होंने इस चीज को रोकने के लिए एक आंदोलन छेड़ दिए। उस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब वो छेड़ा इसलिए क्योंकि भाई सरकारी योजना के तहत भाई क्या हो रहा था, कम से कम नर्मदा नदी पे 30 बड़े बांध बनते, 135 छोटे बांध बनते और 3000 जो है वो बहुत ही छोटे बांध जो है बनाए जाते हैं नर्मदा नदी के ऊपर। जिससे क्या होता है भाई, वहां के आसपास के लोग जो हैं, कम से कम 1250 से भी ज्यादा जो लोग हैं वो तबाह हो जाते हैं, यानी कि डूब जाते, सारे पानी में बेकार हो जाते वो लोग जो है, अपना घर बार वगैरह सब कुछ उनका छूट जाता। तो इस वजह से ही भाई इन्होंने क्या करा, मेघा पाटेकर ने ये आंदोलन जो है छेड़ दिया। और ये आंदोलन भी भाई बहुत ज्यादा मशहूर रहा है भारत में, और आप वर्ल्ड वाइड देखोगे वहां पे भी बहुत ज्यादा मशहूर रहा है। तो भाई आई होप आप लोगों को जो है उत्तर और दक्षिण में जो जो आंदोलन छिड़े हैं वो चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पेपर में भी भाई जस्ट आप लोगों को इसी टाइप से एक्सप्लेन करना है कि उत्तर में क्या हुआ था और दक्षिण में क्या हुआ था। साथ ही साथ भाई आप लोगों से पेपर में यही पूछते हैं कि पर्यावरण आंदोलन है क्या, तो वो मैंने आप लोगों को ऊपर ही डिफाइन कर दिया। चलो भाई अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है भाई हमारा, वो है हमारा भाई वैश्विक पर्यावरण पर वाद विवाद, उत्तर और दक्षिण का विभाजन। इस हेडिंग के अंदर भाई मैं एक चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट है ये पेपर की दृष्टि से आप लोगों का। तो ये उत्तर और दक्षिण तो भाई आप लोग भूल जाओ, ऊपर ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया उत्तर में क्या क्या हुआ, दक्षिण में क्या क्या हुआ। अब भाई सिंपल सा आप ये पढ़ोगे कि विश्व के लेवल पर कि पर्यावरण को लेकर क्या कौन से सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन सी बैठक हुई है, कौन कौन सी चीजें की गई हैं, वो पढ़ोगे अब आप। और ये भाई पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अदरवाइज इसे आप एडिशनल नॉलेज के तौर पे यूज कर सकते हो पेपर में। तो पढ़ते हैं भाई पूरे स्टेप बाय स्टेप करके कौन कौन से सम्मेलन हुए विश्व के लेवल पे। तो भाई पहला है हमारा पर्यावरण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1972। तो भाई मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा दिया था, जो 1970 का दशक था, इस टाइम पे भाई बहुत सारे पर्यावरण आंदोलन वगैरह हुए थे वर्ल्ड वाइड। और साथ ही साथ इस टाइम पे जो है पर्यावरण का मुद्दा जो है बहुत ज्यादा उठा था पूरे वर्ल्ड में। उसके पीछे एक रीजन भाई ये भी था कि जो हमारा यूएनओ है भाई, यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ जो है, इसने भाई पर्यावरण से रिलेटेड अपना पहला समझौता किया था 1972 में। कहां पे किया था भाई, स्टॉकहोम में किया था। तो ये पहला रीजन ये भी था कि भाई 1970 के दशक में बहुत ज्यादा पर्यावरण को लेकर जो है बातचीत वगैरह होती थी। तो इस चीज को याद रखना भाई, जो यूएनओ ने अपना पहला समझौता किया था वो कहाँ पे किया था भाई, आप लोगों का स्टॉकहोम में किया था। इसे भाई स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोला जाता है, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को, ठीक है। और ये पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था पर्यावरण से लेकर। यूएनओ ने करे तो और भी प्रॉब्लम से रिलेटेड भाई सम्मेलन है, यानी कि बैठक वगैरह और भी करी है, लेकिन ये पहली बैठक थी जो पर्यावरण से रिलेटेड थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस सम्मेलन में भाई हुआ क्या, इस बैठक में भाई सभी देशों को बुलाया गया, धीरे धीरे करके सभी देश के लोग जो है इसमें आए, और उन्होंने भाई क्या करा, 26 बातों को जो है मान लिया। यानी कि इस पूरे सम्मेलन में 26 सिद्धांत बनाए गए, 26 कानून आप बोल सकते हो, ताकि भाई पर्यावरण को बचाया जा सके। तो 26 कम से कम सिद्धांत इन्होंने बनाए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, उसको भाई संरक्षण किया जा सके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला सम्मेलन जिसे आप स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोल सकते हो 1972। पढ़ते हैं भाई दूसरा, वो है भाई आप लोगों का यूएनओ द्वारा विश्व विकास पर एक सम्मेलन 1987। अब भाई 1987 में भी भाई यूएनओ ने एक सम्मेलन किया था। ये सम्मेलन किसका था भाई, ये विकास से रिलेटेड है, यानी कि विश्व के विकास वगैरह से रिलेटेड था ये सम्मेलन। अब इसका नाम भाई विश्व विकास रिलेटेड सम्मेलन है, तो इसका मतलब ये नहीं है ये
कि विश्व में सभी देशों का विकास करने के बारे में था ये सम्मेलन, नहीं, बल्कि इस सम्मेलन में ये बातचीत की गई थी, इस बैठक में ये बातचीत की गई थी सभी देशों को बुलाकर कि भाई अगर तुम लोगों को विकास करना ही है तो कैसे किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो ये सब बातें हुई थी इस सम्मेलन के अंदर। ये सम्मेलन हुआ कब था? 1987 में हुआ था। और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? यानी कि जो सम्मेलन, मान लो सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन को कोई एक मेन नेता भी तो बनाया गया होगा ताकि भाई सभी लोग जो है उसकी बातें सुने। तो वो कौन बनाए गए थे भाई? नॉर्वे के प्रधानमंत्री। उस टाइम पे कौन थे भाई नॉर्वे के प्रधानमंत्री? ग्रोटरटीन वुंडलैंड। ठीक है भाई, नाम देख लीजिएगा, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो आप खुद भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, ग्रोटरटीन वुंडलैंड। तो ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी इस सम्मेलन में। इसी सम्मेलन में भाई एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। उस रिपोर्ट का नाम था भाई वुडलैंड रिपोर्ट, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री का नाम भी वुडलैंड था, तो इसी से रिलेटेड रिपोर्ट का नाम भी वुडलैंड रिपोर्ट जो है रख दिया गया है। इस रिपोर्ट में भाई क्या बताया गया था कि हम लोगों को भाई पर्यावरण और आर्थिक विकास के जो आपस में रिलेशन है इस चीज को समझना चाहिए। कहने का मतलब यही है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि अगर तुम अपने देश का विकास करना चाहते हो तो इससे भाई पर्यावरण को कितनी नुकसान पहुंच रहा है, ये सब चीजें जो है तुम लोगों को समझनी चाहिए। तो ये सारी बातें बोली गई थी इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ भाई इस रिपोर्ट में सतत विकास को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। अभी सतत विकास होता क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई। ऐसा विकास करना जिससे भाई पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे और आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों को जो है इस विकास का फायदा होता रहे, तो इस चीज को बोलते हैं हम सतत विकास करना। तो भाई इस रिपोर्ट में, इस सम्मेलन में यही बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा भाई सतत विकास करो जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों को भी इस चीज का लाभ होगा। और सतत विकास की वजह से ही भाई क्या होगा, पर्यावरण और गरीबी दोनों की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये भी सम्मेलन समझ में आया होगा। तीसरा पढ़ते हैं भाई आप लोगों का पृथ्वी सम्मेलन, या आप रियो सम्मेलन कह सकते हो। ये कब हुआ था आप लोगों का भाई? 1992 में। इसे आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा और ये बहुत फेमस सम्मेलन है, तो आप इसे देख लिए। तो इसमें क्या हुआ था भाई, 1992 में यूएनओ ने भाई एक बैठक बिठाई, यानी कि एक सम्मेलन कराया। उस सम्मेलन का भाई नाम आप बोल सकते हो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि एक यूएनओ ने एक बैठक बुलाई, एक सम्मेलन किया एनवायरमेंट को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर। और ये हुआ कहां पे था भाई? ये सम्मेलन आप लोगों का हुआ था ब्राजील। आपको मैंने भी बताया कहां था भाई, ये आप लोगों का इस तरफ देखोगे मैप में तो दक्षिण अमेरिका आता है। दक्षिण अमेरिका में जहां पे ये तुम्हारा अमेज़न जंगल है इसे कहते हैं ब्राजील। तो ब्राजील में भाई एक जगह है रियो डी जनेरियो, ये नाम है पूरा, रियो डी जनेरियो। तो इस जगह पर भाई ये सम्मेलन हुआ था। तो इस वजह से ही भाई इस सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं या रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में भाई हुआ क्या था, जब ये सम्मेलन हुआ तो इसमें कम से कम 27 ऐसे मुद्दे थे जिन पे सभी देश जो है एग्री हो गए, सभी देशों ने जो है सहमति अपनी दिखाई। और वो सारे जो चीज है, मुद्दे जो थे 27, वो पर्यावरण और विकास से रिलेटेड थे, यानी कि सतत विकास को करने की उसमें बात की गई थी। चलो भाई अब देखते हैं अपना 4th सम्मेलन, वो है आप लोगों का एजेंडा 21। अब ये भाई एजेंडा 21 है क्या, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई एक पर्यावरणवादी थे, पर्यावरणवादी यानी कि वो इंसान जो पर्यावरण की भलाई के बारे में सोचते हैं, पर्यावरण को सुरक्षा करने के बारे में सोचते हैं, पर्यावरण को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। तो वो कौन थे भाई? तुम्हारे थे मॉरिस स्ट्रोम, ये थे पर्यावरणवादी। तो इन्होंने भाई क्या करा, एक दस्तावेज यानी कि एक तरीके से एक रिपोर्ट पेश करी पूरे विश्व के सामने। और इस दस्तावेज में, इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि भाई अगर किसी देश को अपना सतत विकास करना है तो वो कैसे कर सकता है, हम अपने ग्रह को सतत विकास कैसे बना सकते हैं, यानी कि अपनी पृथ्वी को सतत विकास कैसे कर सकते हैं पृथ्वी का। ये सारी चीजें इन्होंने इस दस्तावेज में एक्सप्लेन करी है। इसी दस्तावेज को क्या बोला जाता है? हमारा एजेंडा 21। और इस दस्तावेज में भाई आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल कितने पेज थे, 400 पेज थे, लगभग 400 पेज। और इन 400 पेजों में भाई उन्होंने यही एक्सप्लेन करा था कि सतत विकास कैसा करना चाहिए हम लोगों को, हमारी पृथ्वी का, हमारे शहर का कह लो, और पर्यावरण को भाई कैसे बचाए रखना चाहिए, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बचाए रखना चाहिए, और जो कचरा वगैरह हम लोग फैलाते हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, उन सब का क्या होना चाहिए, क्या उससे निपटना चाहिए, ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी थी मॉरिस स्ट्रोम ने।
तो इसी को बोला जाता है भाई एजेंडा 21। पढ़ते हैं भाई अपना फिफ्थ जो है वो है हमारा जैव विविधता। अब ये भाई जैव विविधता होता क्या है, मैं पहले आप लोगों को ये समझा दूं। देखो भाई जैव मतलब होता है जीव, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला हर कोई जो जीव होता है उसे क्या हम बोल देते हैं जैव। और विविधता मतलब होता है भाई वैरायटी, यानी कि पृथ्वी पर जो जीवों की वैरायटी पाई जाती है, अलग अलग स्पीशीज पाई जाती है, अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, इसी चीज को बोला जाता है जैव विविधता। लेकिन भाई आज के टाइम पे ये भी जो है संकट में होती जा रही है, यानी कि इस चीज को भी नुकसान होता जा रहा है। आपने नोटिस किया होगा भाई बहुत सारे पशु पक्षियों की जो है प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। जहां पहले के टाइम पे भाई ये जो पशु पक्षी थे हमें नॉर्मली भी दिख जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे नहीं दिखते। आप लोगों को पता होगा शेर जो लायन वगैरह है उनकी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, गैंडे वगैरह हैं उनकी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, साथ ही साथ भाई हिप्पो वगैरह उनकी भी प्रजातियां खत्म हो जा रही हैं। और बहुत से ऐसे पक्षी हैं, बहुत सी मछलियां हैं ऐसी, और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे जिनकी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। तो इसी मुद्दे को क्या बोला गया है, जैव विविधता, यानी कि जीवों की वैरायटी, जीवों की प्रजातियां अलग अलग। तो पढ़ते हैं भाई इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप। अब भाई ये जैव विविधता टॉपिक ही ऐसा है जिसपे भाई उत्तर और दक्षिण सभी देशों ने मिलकर, चाहे वो उत्तर के हों या दक्षिण के हों, सभी ने जो है साथ दिया है, सभी ने सहमति दिखाई है। लेकिन ज्यादातर जो सपोर्ट दिखता है वो उत्तर की तरफ से दिखता है। अगर हम भाई जैव विविधता की बात करेंगे तो जैव विविधता जो है 70% जैव विविधता कुछ ही नाम मात्र देशों में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल भाई तुम्हारा मैक्सिको हो गया, कोलंबिया हो गया, एक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, ब्राजील हो गया, जायरा हो गया, मेडागास्कर हो गया, चीन हो गया, मलेशिया हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया। यानी कि सिर्फ इन्हीं देशों में जो है 70% से ज्यादा पूरे विश्व की प्रजातियां पाई जाती है, जानवरों की जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन भाई ये सारे देश क्या है, आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर है, यानी कि इनका विकास वगैरह बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है भाई, ये इन सारे जानवरों पे, जानवरों की वैरायटी पे जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में भाई जो विकसित देश थे वो सामने आए निकल कर, लेकिन भाई उनका भी एक दूसरा पर्पस था सामने आने का। जरूरी नहीं है वो जैव विविधता को बचाने के पर्पस से नहीं आए, बल्कि अपना मुनाफा भी कमाने आए थे। कैसे भाई, अब जैव विविधता को विकसित देशों ने क्या करा बचाने के लिए, इन सारे देशों में भाई हर वर्ष जो है इन्होंने पैसे वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह जो है यूज करी जैव विविधता को बचाने के लिए, जिसमें भाई हर साल पैसा कितना लगता था, कम से कम 10 से 14 बिलियन डॉलर हर साल खर्च हो रहा था भाई। तो इतना पैसा कहाँ सारा ये विकसित देश तो देंगे नहीं, बल्कि ये विकसित देश जो है धीरे धीरे इन सारे देशों से बटोर रहे थे, यानी कि अपना लाभ कमाने के लिए आए थे। लेकिन भाई धीरे धीरे जो है जैव विविधता में उपाय किए जा रहे थे। अब इस सब चीजों को देखते हुए भाई 1997 में जापान में एक सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन को हम कहते हैं भाई क्योटो प्रोटोकॉल। इस सम्मेलन में भाई एक अच्छी बात हुई क्या भाई, जो जितने भी देश आए थे इसमें, इस सम्मेलन में जितने भी सारे देश आए थे उन सब ने एक चीज को ठान लिया, एक चीज की सहमति बना ली कि भाई जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसमें हम कटौती करेंगे, और उस किस हद तक कटौती करेंगे वो सब चीजें जो है इन्होंने वहीं पे बता दी कि इतनी इतनी जो है हम इस साल तक इतनी इतनी कटौती कर लेंगे ग्रीन हाउस गैस में। अब ये ग्रीन हाउस गैस होती क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इससे होता क्या है। देखो भाई ये एक ऐसी गैस है ग्रीन हाउस गैस जो भाई ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, यानी कि विश्व के तापमान को बढ़ाती है। और विश्व का तापमान बढ़ेगा तो भाई बहुत ज्यादा उससे नुकसान है, मैं आप लोगों को ऊपर पढ़ा चुका हूं। उससे भाई जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचता है। वो कैसे कि भाई क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको भाई मान लो ठंडे में रहने की आदत है, लेकिन उस जगह का क्या है टेम्परेचर गर्म होने लगा तो ऑटोमेटिक जो है वो जानवर खत्म होने लग जाएगा उसी जगह से। तो इस वजह से भाई बहुत सारे देशों ने ग्रीन हाउस गैस पे अपनी सहमति बनाई, जैसे कि भाई आप लोगों का यूरोपीय संघ हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया। इन देशों ने ठान लिया कि 2012 तक भाई ये अपने ग्रीन हाउस गैस जो ये निकालते थे ना हर साल, इसमें कम से कम 3%, 7% और 6% तक कटौती करेंगे। साथ ही साथ भाई भारत ने भी इसमें योगदान दिया, भारत ने भी हस्ताक्षर करी है, और भारत ने बताया कि भाई सन 2000 तक आते आते हम जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बहुत ही कम कर देंगे, बहुत ही खत्म कर देंगे एक तरीके से, यानी कि ग्रीन हाउस गैस निकालेंगे ही नहीं। तो ये सब चीजें जो इसी तरीके से और सारे देशों ने भी जो है इस पे सहमति जताई और ग्रीन हाउस गैस को कम करने का डिसीजन लिया। तो आई होप भाई आप लोगों को ये पूरा टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं,
तो आप लिख दीजिएगा। आप लोगों से पेपर में इस तरीके से पूछेंगे कि भाई कि वैश्विक पर्यावरण को लेकर उत्तर और दक्षिण में भाई किन मुद्दों पर, किन वाद विवाद पर सहमति हुई। तो आप जो है ये पांचों पॉइंट जो है, पांचों मुद्दे जो है ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा और अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब भाई आप लोगों का ये लास्ट टॉपिक है, विरोधाभासी कथन को अग्रवाल और नारायण के शब्दों में समझ सकते हैं। अब ये टॉपिक भाई आप लोगों की एसयूएल की बुक में था, इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत ऐड कर दिया। वैसे ये किसी काम का टॉपिक नहीं है और ना ही इससे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, जस्ट फॉर आपकी नॉलेज के लिए मैंने जो है इस टॉपिक को पढ़ाने का निर्णय लिया है। अदरवाइज इस टॉपिक में ऐसा कुछ खास नहीं है। तो चलो भाई इस टॉपिक को भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। अब भाई जो दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने पृथ्वी पर देश हैं सारे, उन सब में भाई अपने अपने लोगों का जीवन को बढ़िया बनाने के लिए, जीवन के लेवल को, जीवन के स्तर को बढ़िया बनाने के लिए भाई शुद्ध वायु होनी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ शुद्ध जल का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन भाई ये मिलते कहां से हैं सारे शुद्ध वायु और शुद्ध जल? ये मोस्टली पार्ट भाई आप लोगों का उष्ण कटिबंधीय वन से मिलता है, एशिया के कुछ भागों से मिलता है और आप लोगों का अफ्रीका से मिलता है। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में ब्राजील वगैरह जो है यहाँ से मिलता है। यहाँ के जो घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान, यहाँ से मिलता है मोस्टली भाई पानी और वायु, जो शुद्ध वायु होती है। तो भाई अब सभी देशों को अगर अपने जीवन स्तर को बढ़िया बनाना है तो भाई इन सारी जगहों को बचाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ओजोन परत है भाई एनवायरनमेंट में, उसको भी बचाना पड़ेगा। तो उसको बचाने के लिए भाई इन्होंने क्या करा, 1987 में एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक समझौता किया गया, यानी कि सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन का नाम क्या था भाई? मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल। इस सम्मेलन में भाई सभी देशों ने हस्ताक्षर करे, यानी कि सिग्नेचर वगैरह करे, एक बात को लेकर सहमति दिखाई कि भाई ओजोन परत का जो है आकार बचाया जा सके, यानी कि ओजोन परत को बचाया जा सके। अब ये ओजोन परत है क्या, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो भाई ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ आप देखोगे तो ये है आप लोगों का एनवायरनमेंट, और ऊपर जो आप देखते हो इसे हम कहते हैं भाई वायुमंडल बोल सकते हो आप। वायु जो हवा की जो चारों तरफ से चादर घेरी पड़ी है, तो वायुमंडल है पृथ्वी के भाई चारों तरफ। तो वायुमंडल में ही भाई एक लेयर होती है हमारी ओजोन गैस की, एक ओजोन गैस है, तो उसकी एक लेयर है भाई पूरे वायुमंडल में, ठीक है। अब ये जो ओजोन गैस है ना भाई, ये ओजोन गैस की जो लेयर है पृथ्वी के चारों ओर, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। वो कैसे भाई? क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है, जो सूरज से जो भी किरणें वगैरह आती है ना, उसे छल्ली की तरह एक तरीके से छान के भेजती है पृथ्वी पर। यानी कि ये ओजोन लेयर एक तरीके से छल्ली का काम करती है भाई, छानने का। और इनकेस मान लो ये ओजोन परत ना हो ना भाई, तो ये जो सूरज की किरणें डायरेक्ट अगर हमारे पास आएंगी पृथ्वी पर, तो भाई हम सारे देशों को या हम सारे देशों के लोगों को भाई स्किन कैंसर हो सकता है, और भी बहुत तगड़ी तगड़ी जो है बीमारियां हो सकती हैं सारे जानवरों को, सारे जीवों को। साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर पृथ्वी का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे भाई आप लोगों को पता ही है कितने नुकसान होंगे। तो अब हो क्या रहा है भाई, ये जो हम बहुत सारी गैसेस वगैरह जो पर्यावरण में प्रदूषण वगैरह फैला रहे हैं, इससे भाई ये जो ओजोन परत की लेयर है ना, धीरे धीरे पतली होती जा रही है, इसका कटाव होता जा रहा है, इसका आकार पतला होता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी भाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसी चीज को बचाने के लिए भाई ये सम्मेलन जो है किया गया था, मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल बोल सकते हो आप। कब किया गया था भाई? आप लोगों का 1987 में किया गया था। साथ ही साथ भाई और सम्मेलन भी करे गए भाई इस ओजोन परत को बचाने के लिए, उपाय वगैरह ढूंढने के लिए। वो कब हुए थे भाई? लंदन में हुआ था आप लोगों को 1990 में। साथ ही साथ भाई कोपेनहेगन में हुआ था आप लोगों को 1992 में, और 1995 में वियना में भी सम्मेलन जो है हुआ था। ये सारे भाई जगहों का नाम है वियना। तो इन जगहों पे भी भाई सम्मेलन वगैरह किए गए थे इस ओजोन लेयर को बचाने के लिए। अब भाई इन सारे सम्मेलनों में एक चीज डिसाइड की गई कि अगर हमें ओजोन लेयर को बनाए रखना है, ओजोन को बचाना है, ओजोन परत को, तो कुछ गैसें हैं उनकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। यानी कुछ गैसें पर्यावरण में ऐसी आ गई हैं जिनको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये गैसें क्या है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। तो वो गैसें कौन कौन सी थी भाई? पहली तो थी तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है भाई मीथेन गैस, तीसरी है भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC आप बोल सकते हो शॉर्ट में, और चौथी है भाई आप लोगों का नाइट्रस ऑक्साइड। और भी छोटी मोटी गैसेज हैं, लेकिन ये सारी मेन है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को। तो इन सारे सम्मेलनों में ये डिसाइड किया गया था कि इनकी मात्रा को हम कम करेंगे, इन सारी गैसों की मात्रा को। साथ ही साथ भाई हाल ही में एक UNO द्वारा एक सम्मेलन हुआ था
ठीक है ना। उस सम्मेलन को भाई क्या बोल सकते हैं हम, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन ये हो रहा है ना, यानी कि कभी भी भाई बारिश पड़ने लगती है, कभी भी सर्दी आ जाती है, बिन मौसम बरसात होने लगती है, बिन मौसम सर्दी आ रही है, बिन मौसम गर्मी आ रही है, कभी कभी इतनी ठंड पड़ रही है कि झेलती नहीं है और कभी कभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि झेलती नहीं है, यानी कि बिन मौसम हर चीज हो जाए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसके ऊपर भी भाई एक सम्मेलन किया गया था हाल ही में, और उस सम्मेलन में भाई एक डाटा प्रस्तुत किया गया, यानी कि एक बात बताई गई कि ये जो अमीर देश है ना, जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सारे देशों ने भाई जो ग्रीन हाउस गैस है इसको 10% और ज्यादा निकालना शुरू कर दिया, यानी कि 10% और ज्यादा ये निकालने में लग गए हैं इन गैसों को। और ये ग्रीन हाउस गैस जो है बहुत ज्यादा नुकसानदायक है भाई हमारी ओजोन परत के लिए भी, और ओजोन परत कटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, तो भाई क्लाइमेट चेंज भी होता चला जाएगा, जलवायु परिवर्तन होता चला जाएगा, और जैव विविधता वगैरह यानी कि पर्यावरण का संतुलन पूरा तरीके से बिगड़ जाएगा। इसी टाइप से भाई एक विद्वान थे, एक पर्यावरणविद थे, मैकनील। तो भाई इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो 1800 का टाइम था ना, उससे 100 साल पहले देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पर्यावरण में बहुत ही कम हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी भाई, 270 से 290 पीपीपी। अब ये पीपीपी का मतलब क्या है भाई, ये है पर्स पर मिलियन, यानी कि भाई ये जो आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसे पर्स पर मिलियन में ही मापा जाता है। तो ये इतनी हुआ करती थी भाई उस टाइम पे, यानी कि कम हुआ करती थी। 1800 से एक साल पहले देखेंगे, यानी कि 1700 के आसपास का टाइम अगर देखेंगे तो इतनी कम थी भाई पर्यावरण में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अगर भाई 1800 के आसपास का टाइम देखे तो उस टाइम पे धीरे धीरे जो है बढ़नी शुरू हुई, और 1990 तक का टाइम आते आते भाई ये हो गई भाई 295 पीपीपी तक पहुंच गई। और 1995 की बात करें तो भाई ये आप लोगों का पहुंच गई कम से कम 360 पीपीपी तक। तो बहुत ज्यादा लेवल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ गया है बहुत ज्यादा पर्यावरण में, ऐसा बताया है भाई मैकनील एक इंसान ने। अब मैकनील ने ये भी बताया कि भाई ये बढ़ क्यों रही है, इसके पीछे सिर्फ 2 रीजन है। 2 रीजन क्या बताए हैं भाई, पहला रीजन तो भाई ये बताया है कि इंसान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को और जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीजों का जो है बहुत ज्यादा यूज कर रहा है इंसान, इस वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा रीजन ये है कि भाई जो वन उन्मूलन हो रहा है, वन उन्मूलन का मतलब जो है भाई पेड़ों का कटाव हो रहा है, पेड़ जो है काटते जा रहे हैं हम लोग, इस वजह से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। तो ये 2 रीजन बताए इन्होंने पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के। तो भाई ये टॉपिक भी जो है आप लोगों को खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को इससे कुछ एडिशनल नॉलेज वगैरह मिली होगी, जो आप लोगों को समझ में आ चुकेगी। चैप्टर भी आप लोगों का पूरा फिनिश कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से भाई मेनली बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरणवाद क्या है या पर्यावरण आंदोलन क्या है, उत्तर और दक्षिण में भाई पर्यावरण को लेकर क्या क्या प्रयास हुए हैं, क्या क्या वाद विवाद हैं, बस यही सारी चीजें जो है आप लोगों से पूछी जाती है इस चैप्टर से, और कुछ नहीं पूछा जाता। आई होप आप लोगों को सब कुछ एक एक चीज जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हुई है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज वहां पे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। मेरी टीचिंग में कुछ कमी लगी हो तो भाई प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिएगा ताकि मैं उसे इंप्रूव कर सकूं, और टीचिंग बढ़िया लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर छोड़ के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।